वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दुनिया भर में हाइपरटेंशन के तदारुक के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन की मुनासबत से हमने पहले दिल की ज़रूरत, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से सेगमेंट किया है। तो अब हम जानेंगे कि ज़हनी और नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना कितना ज़रूरी है। और हमारा समाजी और मुआशी जो मॉडल है वो भी कुछ ऐसा बन चुका है कि हम में से बहुत से लोग हैं, पहले गुस्से का इजहार करते हैं और फिर कहते हैं कि ओहो अच्छा, मैं समझा ये कहा था तुमने इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए और कौन कौन से सस्ते ज़राए हैं जिन्हें अपना कर हम फ़िट भी रह सकते हैं, इसके वाले से हमने आज कुछ टिप्स लेनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन, गुड। हाफिज़ साहब, क्योंकि आज हाइपरटेंशन का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन है, तो इससे पहले भी हमने बात की कि किस तरह जो हाइपरटेंशन है या बीपी हाई रहने की जो प्रॉब्लम है वो हमारे दिल के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन ये हमारी ओवरऑल अगर जिस्म की बात करें, हमारे ज़हनी तनाव के हवाले से बात करें, मेंटल कैपेसिटी के हवाले से बात करें, तो उसको किस तरह ये डिस्टर्ब करती है? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ होती है 5 किस्म की। एक होती है मेंटल हेल्थ, एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है ओरल हेल्थ, एक होती है स्पिरिचुअल हेल्थ और एक होती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। अच्छा। जब ये पांचों हेल्थ आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये 4 हेल्थ जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ की मरहून मिन्नत हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ये चारों हेल्थ अच्छी होंगी। हाँ, मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करें, तो डेफिनेट आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जहाँ तक बात है ब्लड प्रेशर की, देखिए आज चूँकि 17 मई है, आज डे है हाइपरटेंशन का, तो मैं ये समझता हूँ कि हाइपरटेंसिव लोग जो हैं वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कोई बीमारी नहीं है, ये भी अब एक लाइफस्टाइल है। लेकिन जब वो हाइपरटेंशन का शिकार वो जब होते हैं, मतलब जब उनका हाई बीपी हो जाता है तो बड़ी उनकी नाजुक हालत हो जाती है या तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसमें भी वो कर सकते हैं? देखिए, जब आपका बीपी हाई हो तो फिर उसको मेडिकेशन से ठीक करें, उसमें उस सूरत में आप एक्सरसाइज ना करें तो बेहतर है। यानी रिकमेंडेशन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो एक्सरसाइज तब कर सकते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, ठीक है। लेकिन वो एक्सरसाइज से अपना ब्लड प्रेशर भी तो नॉर्मल कर सकते हैं ना? मैं बिल्कुल बताने लगा हूँ। देखिए, एक रिकमेंडेशन के मुताबिक एक वर्ड है फिट। हाँ जी। एफ फ्रीक्वेंसी, ओके, आई इंटेंसिटी, ओके, टी टाइम, अच्छा टाइम, टी टाइप, अच्छा टाइप, ठीक है, किस टाइप की है? ये 4 चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी बात को समझने में ना। ठीक है। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है, एफ और फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंटेंस है कितनी हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। टाइम, कितना टाइम करनी चाहिए। ओके। टाइप, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ये हाइपरटेंसिव के लोगों के लिए बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार करनी चाहिए, तो हफ्ते में 3 से 5 मरतबा हाइपरटेंशन लोग जो हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, ठीक है। ओके। उसमें वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ उनको अवॉइड करना चाहिए, हैवी वेट लिफ्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि WHO ने प्रूव किया है कि जो हाइपरटेंसिव लोग हैं उनको हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हार्ट को वीक करता है। ओके, ठीक है। जहाँ तक बात आती है कि इंटेंसिटी, यानी इंटेंस कितनी हार्ड करनी चाहिए, तो इनके लिए हैवी वेट को लिफ्ट करना मना है। एक्सरसाइज बना नहीं है, बॉडी बिल्डिंग बना नहीं है, वेट को लिफ्ट करें, मसल को मजबूत करें, स्ट्रेंथ अच्छी करें, मेंटल हेल्थ तभी अच्छी होगी। लेकिन आप हैवी वेट को लिफ्ट मत करें। मतलब कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज इनके लिए तो सोना है, बहुत अच्छा है इनके लिए। जहाँ तक बात है कि कितनी बार टाइम, कितना टाइम करनी चाहिए, तो टाइम में ये है कि वीक में आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 5 मरतबा करनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, तो इनको एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए 30 से 60 मिनट तक। अच्छा, 30 से 60 मिनट तक। ओके। और इनकी एहतियात ये है कि एक सेट के बाद नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जो ब्लड प्रेशर नहीं है,
उसको उसका रेस्ट होता है 60 सेकंड का, 1 मिनट का। 1 मिनट का। इनका रेस्ट है 90 सेकंड का, अच्छा 2 मिनट का। 2 मिनट का। एक मैंने एहतियात ये बताई है कि बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। दूसरी मैंने एहतियात ये बताई है कि इनका जो रेस्ट है वो 90 सेकंड का होगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पानी पीते रहें, ड्यूरिंग है। ट्रेनिंग पानी पीते रहें ओके। और फेलियर तक मत जाएं। देखिए एक नॉर्मल एक आम इंसान जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो जब फेलियर तक जाता है उसका हार्ट रेट भी 140 क्रॉस कर रहा होता है। इनका सांस नहीं फूलना चाहिए, हार्ट रेट जो है 140 क्रॉस मतलब नहीं जितना करना चाहिए। इजीली आपसे जितना हो easily सकती कर है आप सकें। उतनी करें ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है टाइप, किस टाइप टाइप किस की टाइप की ट्रेनिंग करनी करनी है, हाँ चाहिए। जी। जो देखिए जो मॉडरेट ट्रेनिंगें हैं जिसमें जस्ट लाइक आप स्क्वाड है, हाँ। अब लेग प्रेस करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, ये सारी ट्रेनिंगें वो कर सकते हैं। ये ट्रेनिंगें 30 से 40 मिनट करने के बाद अच्छा। आप एक वाजिया डिफरेंस देखेंगे इनमें। किस तरह की टाइप की हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसमें होगी सारी चीज़ें हाफिज़ साहब क्या भी रहती हैं। उसमें एक चीज़ ऐड करना हाँ चाहता हूँ कि आपने फेलियर तक नहीं जाना। हाँ ठीक यानी है। कोई भी सेटअप कर रहे हैं तो उसको फेलियर तक मत लेके जाएं। जब आप फेलियर तक लेके जाते हैं तो ऑलरेडी आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हुआ हो होता जाता है है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग। लेकिन जब आप फेलियर तक हाइपरटेंसिव लोग लेके जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी मेडिसिन वक्त टाइम पे से लें। देखिए ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर आपकी जो आर्टरी है उसको जो पुश करता है, आपके प्रेशर देता है, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऑब्वियसली आपके हार्ट की जो आर्टरी है। अच्छा, उसमें यह है कि आप सबसे पहले तो अपनी डाइट के साथ, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक ये है। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। लोग 40-40, 50-50 साल से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं लेकिन आज भी वो लोग फिट हैं, क्योंकि उन्होंने डाइट का अपना ख्याल रखा है, फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल हल्की रखा फुल्की एक्सरसाइज है, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। तो डेफिनेट आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, किस वक्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि यस वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये तो हो गया ना कि जैसे यंग जो लोग हैं वो कर सकते हैं इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यूजुअली अब जैसे 40 प्लस हैं या 50 प्लस ख़वातीन या हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनको ब्लड प्रेशर का वो शिकार हैं, तो वो फिर क्या करें? अच्छा, वो उसके लिए ना अपनी डाइट ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, क्योंकि वो इतनी हैवी या इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप ओवर एज हैं तो फिर आप हल्की फुल्की वॉक तो कर ही सकते हैं। कम से कम आप कोई वेट लिफ्ट ना करें, कोई वेट डंबल उठाने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप वॉक करें, वॉक से भी आप बेटर हो सकते हैं। अच्छा। और अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने खाने पे नज़र रखें। लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें से परहेज़ करें आप। जो चीज़ें आपको फैटी लिवर करती हैं, जो चीज़ें आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाती हैं, हाई यूरिक एसिड की तरफ लेके जाती हैं, वही चीज़ें आपकी हार्ट अटैक का बाइस बनती हैं। तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोरोना आया तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि वो जो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सेम इसी तरह आपकी अपनी विल पावर जब स्ट्रॉन्ग होती है तो आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता, सिर्फ आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है क्या वो भी एक्सरसाइज के थ्रू उसको बूस्ट अप कर सकते हैं? बल्कि मैं समझता हूँ बेस्ट मेडिसिन है एक्सरसाइज। अच्छा। इम्यूनिटी जिनकी लो होती है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो किस तरह की एक्सरसाइज देखिए, करें? एक्सरसाइज करने से सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। इम्यूनिटी कैसे अच्छी होगी? जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है? आप जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है? अच्छा, उसके लिए एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट सभी की नॉर्मल जो कार्डियो है, कार्डियो एक्सरसाइज तो मैं समझता हूँ 18 साल की एज से लेकर आखिरी सांस तक सबको करनी चाहिए। अच्छा। ख्वाह मेल हैं फीमेल हैं, आपको करनी चाहिए, ठीक है? जो आपकी जो कार्डियो है, कार्डियो आपकी लाइफ है। कार्डियो आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं सबको इनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, मेंटल हेल्थ सबसे पहले अच्छी रखने के लिए, देखिए आपका कोर्टिसोल लेवल क्यों हाई होता है? जब स्ट्रेस लेवल आपके दिमाग पे बढ़ता है तो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है। आपको पता नहीं चलता गुस्सा है, गुस्सा इस्लाम में क्यों हराम करार दिया गया है कि जब गुस्सा आता है तो आपकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। आपको गुस्से में कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप जो बोल रहे होते हैं इवन आपको खुद नहीं पता होता आप क्या बोल रहे हैं और किसके साथ बोल रहे हैं। इसीलिए मतलब हदीस पाक का भी मफहूम है कि गुस्सा हराम है, गुस्से से अवॉइड करें
और आप ख़ास तौर पर आप नोट करें जो हाइपरटेंसिव लोग हैं उनको जब गुस्सा आता है हाँ तो जी। उनको बिल्कुल पता नहीं चलता, Exactly, इवन उनको हाँ। चीज़ें भी उठा के मारना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहने परहेज के करना लिए चाहिए अपनी हमें। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेट आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। देखिए 30 मिनट से 60 मिनट की जो एक्सरसाइज है, बाकी के जो 23 आवर हैं, ठीक है। 23 घंटे जो हैं उनको भी अच्छा रखेगा। अच्छा रखेगा। और आप अगर नहीं भी ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते तो आप खाली वॉक ही कर लें, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो बेबी स्टेप्स लेने चाहिए हर चीज़ के हवाले से। जब भी आप कोई तब्दीली लेकर आ रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही आती है, एकदम नहीं आती है। तो इसलिए वॉक से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप फिर एक्सरसाइज की तरफ भी आ जाएंगे, तो उस तरह आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और हम हाइपरटेंशन के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले सेगमेंट में कि जो 19 लाख बच्चे हैं वो उनका डेटा ही मौजूद नहीं था सरकारी स्कूलों में। हम बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, एक अहम ज़िम्मेदारी होती है कि हमने तालीमी अखराजात भी बच्चों के उठाने हैं। उन्हें 8 घंटे के लिए 6-7 घंटे के लिए हमने स्कूल भी भेजना है जहाँ पर वो अच्छी तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने 5-6 घंटे के लिए वापस आके अकेडमीज़ भी जाना है जहाँ पे उन्हें दोबारा से पढ़ाया जाता है, सिलेबस कवर कराया जाता है, रट्टा सिस्टम जो है वो करवाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। अकेडमीज़ का अलग काम होता है, स्कूल का अलग काम करना है, असाइनमेंट्स करनी है, और बच्चे के पास कुछ क्रिएटिव करने को नहीं रह जाता है। पीछे इतना उनके लिए टाइम नहीं बचता कि वो अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं आके, बस वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर ये बात करनी है कि क्या अकेडमीज़ का जो कल्चर है उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, बच्चों को ज़रूरत है या नहीं है। क्या बच्चे घर में ख़ुद से अपना सिलेबस या अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट नहीं कर सकते? क्या स्कूल्स उन्हें इतना नहीं पढ़ा रहे हैं कि उन्हें अब अकेडमीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है? तो इस पर बात करने के लिए हमने आज इन्वाइट किया है रज़ाउर रहमान साहब हैं, माहिर तालीम है, उनसे बात करेंगे। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती जाऊँगा। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर आए। रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करूँगी कि डू वी नीड अकेडमीज़ फॉर आवर चिल्ड्रन के नहीं? देखिए, इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा वालिदैन से कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की रीजंस पहले समझें। अच्छा, अगर हम ये समझ लें कि हम क्योंकि अपने मुझे बच्चों को लगता क्यों है, पढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्कूलों से ज़्यादा अब अकेडमीज़ हो गई हुई जी हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे है। स्कूल इतने नज़र नहीं आते जितने हमें अकेडमीज़ के बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं। ये अकेडमी है, फलां अकेडमी है, फलां अकेडमी। जी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि पहले ना वालिदैन को ये देखना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहते हैं। अच्छा, हमें क्या ज़रूरत है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है। सबसे पहली ज़रूरत है उनका नॉलेज होना चाहिए, ताकि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो, ताकि वो सोसाइटी में रह सकें, अपने आप को बाकी लोगों के साथ बैलेंस कर सकें, और आखिर में उनकी ज़रूरत आती है कि वो सोसाइटी का हिस्सा बने और हाँ, कुछ कमा सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें, चला सकें। बिल्कुल। तो अब ये सारी जो हमने काम करने हैं जिससे कि बच्चा आखिरकार कुछ कमाने के काबिल हो जाए, सोसाइटी में अपना मुकाम पैदा कर ले, उसके जो मराहिल हैं वो उसमें स्कूल सबसे पहले आ गया। स्कूल के साथ ही आपने एकेडमी जोड़ दी। हाँ। अब स्कूल में फ़र्ज़ करें हम स्कूल का एक करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन हुआ हुआ है 6 घंटे के लिए, तो आगे एकेडमी का भी 6 घंटे का डिज़ाइन कर दिया गया है। अब बच्चा जिसने कि अपनी पूरी नशोनुमा भी उसकी होनी है, जिसके ज़हनी नशोनुमा भी होनी है, जिस्मानी भी होनी है। अब 6 घंटे वो स्कूल में पहले गुजारेगा, जिसमें उसको तमाम मराहिल से तमाम सब्जेक्ट को पढ़ते हुए फिर 2 बजे घर पहुंचना है, और आते साथ उसने एकेडमी की जो तैयारी करनी है वो दोबारा से उसको रिपीट करेगा। अच्छा, ये जो बहुत लंबा टाइम स्पैन है, ये कुछ हमारी अपनी चॉइस है, वालिदैन की चॉइस है। अच्छा, ज़रूरत नहीं है इसकी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो एकेडमी की सख्त मुखालफत करते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं जो समझते हैं कि एकेडमी में नहीं जाना चाहिए। दुनिया भर में मैट्रिक क्लास से नीचे एकेडमी कोई इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारा तो ये होता है कि मैट्रिक से पहले ही बच्चों को ज़रूरत है ज़्यादा,
और लेकिन हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये भी तो बन गया हुआ ना कि शायद अब स्कूल जो है ना उतनी तवज्जो नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर और उनको इतना काम दे देते हैं जो घर में पेरेंट्स के कह लें कि उनके नहीं होता है उनके पास इतना टाइम कि हम बच्चों को बैठ के पढ़ा सके, इसलिए फिर वो एकेडमी उन्हें डालना पड़ता है। ये मुनीबा आपकी बात बजाय है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्हें इसमें डालना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली इसमें जो हमारा बेसिक गलती है हमारे एंड पे, गवर्नमेंट के एंड पे, वो ये है कि गवर्नमेंट ने सिलेबस इतना ज़्यादा डिज़ाइन कर दिया है कि वो जो सिलेबस बच्चों को दिया गया है शायद वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। और सेकंड हैंड ये है कि उसको रट्टे के ऊपर बेस कर दिया गया है। और थर्ड ये है कि जो हमारे वालिदैन की या हमारे माशरे की सोसाइटी की एक कमज़ोरी बन गई है कि नंबरों के पीछे भागना और कोशिश करना कि जी हम नंबर इतने ले लें और हम टॉप पोजीशंस में आ जाएं। तो वो जो एक नंबरों के पीछे भागने की दौड़ है ना, बजाय सीखने की दौड़ में बच्चे भागें, बच्चों को सीखने पे लगाएं, बच्चों को कुछ क्रिएटिव सोचने पे लगाएं, क्रिटिकल थिंकिंग पे लगाएं। वो जो रट्टे के पीछे लग के आप अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों के, वो एक बहुत बड़ा कर्स है जिसकी वजह से एकेडमीज ग्रो की हैं। लेकिन नुकसान क्या है? अगर एकेडमीज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो इसका फ़ायदा लोगों को तो यही हो रहा है ना कि इसका फ़ायदा है तभी ग्रो करती जा रही है, एकेडमी कल्चर जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं भी मैट्रिक से नीचे 16 साल से नीचे बच्चों की एकेडमीज नहीं है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ वो इन 16 साल के बच्चों का करिकुलम दुनिया भर में जहाँ भी डिज़ाइन किया गया है वो स्कूल के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, उसको एकेडमी से कहीं लिंक नहीं किया गया। ये हमने खुद यहाँ के लोगों ने खुद उसको लिंक कर लिया है। वालिदैन ने अपनी कमज़ोरी जाहिर की है कि जी हम घर टाइम नहीं दे सकते, और एकेडमीज़ ने इस चीज़ का आप कह लें फोकस किया है कि जी आप एकेडमीज़ में ज़रूर भेजें वरना आपके बच्चे का काम नहीं होगा। तो कुछ स्कूल में भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और अपना जो काम वो स्कूल में करवा सकते थे उसको लिंगर ऑन करके उसको एकेडमी के लेवल तक ले गए हैं। तो फर्दर ये मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि इसमें एक रीज़न और ये है कि जो हमारे यहाँ पे पोजीशन कल्चर है और कॉलेजेस में दाखिला लेने का जो कल्चर है वो एकेडमी बेस्ड है। और एक और इसमें जो एक थोड़ी सी नेगेटिव सेंस मुझे लगता है कि बच्चे जो हमारे सीनियर बच्चे हैं 9th के 10th के क्योंकि एकेडमीज़ में कुछ आसानी होती है, यूनिफॉर्म नहीं होता, एकेडमीज़ में बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे बैठते हैं, रात तक रहते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम एकेडमीज में जाएंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। सब कुछ एकेडमीज में बड़ी होती है डिसिप्लिन, मतलब मैं भी एकेडमी में पढ़ी हुई हूँ, मैट्रिक मैंने एकेडमी के थ्रू ही किया है। मैं स्कूल भी जाती थी, मैं एकेडमी में जाती थी, लेकिन कुछ एकेडमीज बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। बहुत अच्छी एकेडमीज भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर एकेडमीज वो हैं जो बच्चों को जरा आप रूम दे देते हैं कि ताकि बच्चे अपनी एक्टिविटीज, फजूल एक्टिविटीज कर सकें, और उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है उस तरफ। स्कूल में जो सख्ती होती है या एक जो डिसिप्लिन का माहौल होता है वो एकेडमी अडॉप्ट नहीं कर पाती। 1% कर लेगी, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम टीचर हैं, ठीक है, जो उसको करवाते हैं। चले एक तरफ की, एक साइड की तो बात हमने सुन ली है कि जी एकेडमिक कल्चर को डिसलाइक किया जा रहा है और उसको फ़रोग नहीं देना चाहिए। एकेडमीज़ जो है ना वो बच्चों का एक तो टाइम वेस्ट कर रही हैं, दूसरा उनकी क्रिएटिविटी को भी जो है वो पसपा कर रही हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। अब दूसरा भी पॉइंट है हमारे पास, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों एकेडमीज़ होनी चाहिए, उसकी प्रेवलेंस क्यों इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर भी है और काउंसलर भी हैं। तो अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुनीबा, थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि वंस अगेन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपकी टीम जो है वो हमेशा इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत हैं उसके ऊपर जो है वो स्क्रीन पे उनको लाती रहती है, तो दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड और बड़े अरसे बाद आना हुआ, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी ऑन दिस। तो क्या कहेंगे आपके, एक तो हमने जो एस्पेक्ट है वो हमने देख लिया है कि एकेडमीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए, आप क्या इसके ऊपर कहते हैं कि एकेडमीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसमें दोनों तरह की आरा मौजूद हैं। अगर हम इसको देखें तो दो तरह की बेसिकली एकेडमीज़ हैं जो आपको अब इर्द गिर्द अपने नज़र आ रही होंगी। वन इज़ स्पॉन्सर्ड एकेडमी एंड अदर वन इज़ कन्वर्टर एकेडमी। एकेडमीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया वो बेसिकली अगर आप बैक डेट करें इसको तो वो यूएस ओरिजिनेटेड है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि मॉर्निंग टाइम में इतने अच्छे से फाइनेंशियल उनके डायनामिक्स नहीं थे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए एकेडमी सिस्टम को लॉन्च किया गया और लेटर ऑन ये अल्टीमेटली ट्रेंड की तरह पूरी दुनिया के अंदर ये फैलता चला गया। अब जो स्पॉन्सर्ड एकेडमीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट के थ्रू, किसी कोई साहिब हैसियत शख्स है, उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड एकेडमी बनाई और वो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, गेम सिखा रहे हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, सो दैट एकेडमी
दैट स्पॉन्सर्ड एकेडमी जो स्किल सेट अपग्रेड कर रही है, जो एक सोशल बेटर कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो लोग जिनके पास डिग्रीज नहीं है, मे बी एक अच्छा एकेडमिक पोर्टफोलियो नहीं है, उनको टेक्निकली अपग्रेड करें। ये तो कह लें कि मैट्रिक के बाद की सारी रेस आ जाती है ना, कि वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स भी सीखने हैं या बाकी चीज़ें भी आनी। हम बात करें जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं कि उनके ऊपर हम बर्डन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। कुछ का ये कहना है और कुछ का कहना है कि नहीं जी, हमने अकेडमीज भेजना है बच्चों को, उनकी और ज़्यादा ग्रूमिंग होगी, उनका जो होमवर्क मिला होता है वो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके, कि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के ऊपर फोकस कर सके। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि अकेडमीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसमें मुनीबा एक है आइडियलिस्टिक अप्रोच। अच्छा। आइडियलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो जब घर आए तो उसको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए, उसको प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली वो चल सकता है, उस पर मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये चीज है कि इफ यू वांट टू गेट ऑन अ मोटरवे तो आपको मोटरवे से कंप्लाई करने वाली व्हीकल चाहिए। आप बाइक लेकर के मोटरवे के ऊपर नहीं जा सकते, आपका चालान हो जाएगा। अच्छा। इट मीन्स कि आपके यहाँ जो निज़ाम तालीम है, अगर एक बच्चा उस निज़ाम तालीम में compete कर रहा है, मैट्रिक के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज। अगर आप मेरिट पे नहीं आए, नो मैटर आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे, नहीं तो इसका मतलब आपको लगता है कि अगर एकेडमीज जाएंगे तभी मार्क्स आएंगे, तभी हम मैट्रिक क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी दो राय हैं। मैं, आपका सवाल बहुत वैलिड है, वंस अगेन आपका सवाल बहुत वैलिड है। तो वही है ना कि मार्क्स आएंगे और वो एकेडमीज ही हमें जाना पड़ेगा, हमारे जो स्कूल है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। मार्क्स एक मेजर फैक्टर है। आप स्कूल की जो एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं इवन पंजाब ग्रुप की आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे पास इस तरह का निज़ाम मौजूद है जो विद इन स्कूल बच्चे को सफिशिएंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एकेडमी अगर आप जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि आपके स्कूल के अंदर एक अच्छा सिस्टम मौजूद है, इट मीन्स शायद आप उस चीज़ को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये ज़रूरी नहीं है। सक्सेस को एकेडमी से बाइंड ना करें, मार्क्स को एकेडमी से बाइंड ना करें। यू हैव गॉट गुड कॉन्सेप्ट्स, गुड प्रैक्टिस, गुड नॉलेज ऑन हैंड, उसके बाद आप एकेडमी जाएं टू कम्पीट। अच्छा। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में बैठे बगैर, मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांगली कायल हूं कि अगर आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं बैठे थे तो इट मींस आप कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट करेंगे। आप एक एकेडमी के माहौल में, कंपेटिटिव माहौल में बैठे हैं, आपने सुबह से तैयारी की है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, शाम को आपने एक टेस्ट दिया जिसमें आपको लगा कि मेरे 10 बच्चों से कम मार्क्स आए, 10 से बेहतर आए। लेकिन वो कल्चर आपको नहीं लगता घर में भी होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट्स जो है वो स्कूल की, मतलब बहुत फीस है आजकल, अगर अच्छे स्कूल की बात की जाए वो लाख तक फीस चली गई है, वो भी बियर कर रहे होते हैं, फिर वो अकेडमीज की फीस भी बियर करे। वो घर में भी तो ये कल्चर होना चाहिए ना, ये चीज़ होनी चाहिए। इस पर भी आपसे अब्दुर्रहमान बात करूंगी, लेकिन मैं अब्दुर्रहमान रज़ा साहब आपसे बात करूंगी कि जो बच्चे वीक होते हैं, जो इतनी जल्दी चीज़ें या कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते, क्या उनके लिए एकेडमीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उनके लिए भी? देखिए, मेरा शुरू में भी कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चों के लिए ना एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है। आप 12 घंटे नहीं बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि 6 घंटे वो स्कूल पढ़ के हैं, फिर 6 घंटे वो जाए एकेडमी पढ़ने। आप उससे नहीं ले सकते कि आप फोकस्ड रहें 12 घंटे। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए फोकस रहता है। इंटरनेशनल रिसर्च भी ये है कि किसी भी इंसान के लिए 45 मिनट एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो फोकस रह सकता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। आप 45 मिनट का अमूमी तौर पर पीरियड होता है, 40 का होता है, 45 का होता है। तो इसके बाद बच्चे को 2 मिनट 4 मिनट कुछ और सोचने के लिए, कुछ और एक्टिविटी करने के लिए मिलने चाहिए। हाँ। वो जो क्लासरूम चेंज होते हैं ना, जिसमें बच्चा ऐसा कर लेता है और फिर नया पीरियड शुरू हो, वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है और वो 6 घंटे का स्पैन पूरा कर लेता है। लेकिन अगर वो 6 घंटे के बाद भी बच्चे को ज़रूरत है कि वो आके एकेडमी पढ़े, तो वो स्कूल की कोई ना कोई कोताही मौजूद है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और अगर फ़र्ज़ कीजिए जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिनको जो वीक होते हैं या जिनको फोकस नहीं किया होता। अच्छा मुनीबा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको ना इसकी ग्रास रूट से देखना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे यहाँ पे, चूँकि प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे ज़्यादा राज है हमारे मुल्क के अंदर, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों का हाल नहीं है ना कोई रज़ा साहब के उधर जाके बच्चे पढ़ सके। वहाँ पे इनरोलमेंट का मसला भी, आपसे पहले मैं बात कर रही थी, हमारा टॉपिक था कि 19 लाख बच्चे जो है वो बोगस निकले, जिनका डेटा ही सिरे से मौजूद नहीं है और उनकी इनरोलमेंट हुई हुई है हमारे सरकारी स्कूलों में। तो ये हमारा सरकारी स्कूलों का हाल है। तो फिर लोग तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे और प्राइवेट माफिया जो है फिर अपनी चलाएगा। प्राइवेट स्कूल्स खुलने की वजह ये है कि गवर्नमेंट अपने स्कूल्स पे तवज्जो नहीं देती और लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो लोग फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही आते हैं। दुनिया में वैसे ऐसा, ये जो मॉडल हमारे यहाँ पे ना, दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे यूनिक मॉडल हैं, क्योंकि अब उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जो बच्चे का, जो वीक बच्चे हैं ना, उनकी वीकनेस की कोई ना कोई वजह
या उनके वालिदैन हैं या उनके टीचर्स हैं, उनके टीचर्स हैं। कोई बच्चा ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये ज़हीन नहीं है, ये इसके अंदर कोई फ़न नहीं है, कोई हुनर नहीं है इसके अंदर। अल्लाह ताला ने हर एक को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। कहीं ना कहीं पे स्कूल की, कहीं ना कहीं पे हमारे वालिदैन से कोई ऐसा मामला हो गया होता है कि उस बच्चे के अंदर वो कमी कोताही आ जाती है। फर्दर मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो बच्चों से प्रोडक्टिविटी लेने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। अच्छा। वो बच्चों से नंबर दिलवाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर हम हर साल मैट्रिक में 35 लाख 40 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है, 5-6 लाख बच्चा कॉलेज चला जाता है, 30 लाख बच्चा आपके मैट्रिक के पढ़ने से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। तो फिर फ़ायदा क्या होता है, वो किस तरह की जॉब करता होगा जो मैट्रिक से अपनी एजुकेशन को मुनक़ता कर देता है, उसके पास तो आगे स्कोप बहुत कम रह जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये सारा सिस्टम है इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे भी नशो नुमा करें और अपनी जिस्मानी ग्रोथ भी करें, तो उसके लिए उनको ना एक लिमिटेड टाइम स्कूल में टाइम, एक पढ़ाई का अलहदा, फिजिकल एजुकेशन का अलहदा, बाकी एक्टिविटीज़ का अलहदा, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अलहदा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर मतलब अकेडमीज उनको ना भेजें, उनके ऊपर घर पर ही फोकस करना चाहिए। मैं तो मुनीबा आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फौरी ठीक करना है, आप चाहते हैं 3-4-6 महीने में ठीक हो जाए, आज अकेडमीज बंद कर दें, आज बंद कर दें, सब बंद कर दें। आप देखें सब सारा का सारा निजाम ठीक, एजुकेशन सही हो जाएगा, एजुकेशन ठीक होने की क्या कहेंगे अब्दुर्रहमान आप? उन्होंने कहा सारी अकेडमीज बंद कर दे, आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह एग्री और नॉट, मैं पार्शियली डिसएग्री करता हूं। पार्शियली डिसएग्री करते हैं। देखिए इफ यू वांट टू रन अ मैराथन, आप एक 100 मीटर्स रेस आपने भागनी है, लेकिन उसके लिए आपको years of practice चाहिए। आप you have to run kilometers and kilometers to run that 100 meters, तब जाके आप उससे सक्सेसफुल हो सकेंगे। सर की इस बात से मैं टोटली अग्री करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस होनी चाहिए, लर्निंग बेस होनी चाहिए, ग्रूमिंग फैक्टर्स होने चाहिए, आपकी सोशल एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा, ये जो टाइम टेबल के हवाले से हम बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, तो मैं उसको प्रॉपर्ली आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का एकेडमिक वाइज जो सबसे बेहतरीन एक उसूल है, दैट इज 8-8-8 rule. Okay. You've got 24 hours in a day, divided into three different parts. Okay. 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। 8 घंटे जो है आपके, जो फर्स्ट 8 hours हैं, that is maybe for your school, maybe for your college, maybe for your university. जो दूसरा 8 घंटे का हिस्सा है, उसके अंदर से आप लगा लें 4 घंटे जो हैं या 3 घंटे जो हैं, वो आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में करेंगे। आप ग्राउंड जाएंगे, आप जिम जाएंगे, आप सोशलाइज करेंगे, लोगों से मिलेंगे एंड गो फॉर इट। 3 hours वो हो गए आपके, एंड देन यू कैन मेक इट लाइक 1 hour दैट इज बीइंग वेस्टेड, मे बी सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स हैं, आपको किसी का फ़ोन आ गया या आप कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम जो है आप उसको निकाल दें। बाकी जो 4 घंटे हैं, हर रिसर्च, हर मैनेजमेंट गुरु ये बात करता है कि वो आपको अल्टीमेटली वापस अपने गोल को देना है। अच्छा, उस स्कूल के टाइम स्पैन पे वो गोल क्या है? दैट गोल इज टू स्कोर गुड मार्क्स, टू सिक्योर एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज और इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। सो आपको अल्टीमेटली अपने उस ड्रीम को एम्पलीफाई करने के लिए, उस ड्रीम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फर्दर 4 hours उसके अंदर ऐड करने, और जो बाकी 8 घंटे बचे हैं वो आपकी नींद के लिए, बायोलॉजिकली इंसानी जिस्म को सोने के लिए 8 घंटे रिक्वायर्ड है, 7 से 8 घंटे, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। और अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज वंस अगेन मार्क्ड एज अ टाइम वेस्टर। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम आज एकेडमीज को बंद कर देते हैं अगर, तो हमारा निज़ाम तालीम ठीक हो जाएगा। उससे पहले, एकेडमीज को बंद करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। देखें, ट्रांजिशन मस्ट बी वेरी स्मूथ। अच्छा कैमरामैन वो होता है जो अच्छी ट्रांजिशन देता है, जिसने एकदम से फ्लिप कर दिया तो डायरेक्टर साहब नाराज होते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको एकेडमीज को बंद करने से पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है, आपकी जो कॉलेज सिस्टम है, क्या वो इस लायक है कि वो ये बोझ उठा सके, उस गैप को, उस वैक्यूम को फिल कर सके। ऐसा तो नहीं होगा कहीं एक नया तालीमी बहरान खड़ा हो जाए। आप इस चीज को नेगेट नहीं कर सकते। इफ आई एग्री विद दिस पॉइंट कि मे बी 85%, 80% ऑफ एकेडमीज आर मेकिंग मनी, बट स्टिल यू विल हैव टू सी कि वो कहीं ना कहीं एक बेहतर कंट्रीब्यूशन भी दे रही हैं, मे बी इन फॉर्म ऑफ गुड स्कोर, मे बी इन फॉर्म ऑफ जो आप वो रिवीजन टेस्ट ले रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करती हैं और वो चीज़ आपके स्कोर कार्ड पे नजर आती है। अगर आप बाहर से, हमें बहुत शौक होता है कि हम बाहर के निज़ाम तालीम से, बाहर की रोड स्ट्रक्चर से, बाहर की गाड़ियों से अपनी चीज़ों को हम कंपेयर जरूर करें, हम अपनी बात को इंडोर्स करने के लिए बाहर के मॉडल का हवाला जरूर देते हैं। तो मैं वो हवाला भी देना चाहता हूँ
कि अगर आप बाहर के निज़ाम तालीम को देखें, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो वहाँ पर स्कूलिंग्स के लिए, कॉलेज के लिए एक प्रॉपर डेकोरम है, ब्रेक्स डिसाइडेड है। जिस तरह सर ने एक बात की कि व्हेन क्लासेस शिफ्ट, तो एक ही क्लास में बैठ के सारा दिन लेक्चर्स नहीं ले रहे, वो क्लासेस शिफ्ट करें ताकि एक फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, सोशल इंटरेक्शन में आप इन्वॉल्व हो, एंड दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड बेटर नेक्स्ट लेक्चर, बजाय निस्बतन वो बच्चा जो एक ही क्लास में बैठ के वो बोर हो जाएगा, 6 घंटे से बैठा हुआ वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग हिज पॉइंट कि 45 मिनट से ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं है। सो सबसे पहले आपको अपने फरसूदा निज़ाम तालीम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी, एंड वंस यू थिंक that it is sufficient enough कि ये उस गैप को फिल अप कर सके, then ultimately go for crack down against the academies। तो आप क्या कहेंगे, जो वैक्यूम आ गया है या उसको फुलफिल कर सकते हैं हमारे जो निज़ाम तालीम है, जो एजुकेशन हमारी दी जा रही है स्कूल्स के अंदर? देखिए, वो दो तरह की ज़रा गुफ्तगू ना हो गई। एक तो बात हो रही थी स्कूल्स के ऊपर। स्कूल्स में आ जाते हैं अंडर 16 ईयर बच्चे, मैं समझता हूँ कि ये एकेडमी फौरी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। जो 16 से ऑनवर्ड एकेडमी है, वहाँ ज़रूर बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ इन्हांस करने की ज़रूरत है, वो अपने नॉलेज को अपस्किल करने की ज़रूरत होती है। और बहुत चूँकि कंपटीशन का माहौल है, उन्होंने जिस फील्ड में भी जाना है उनको वैसा कंपटीशन चाहिए जो कि वो नॉलेज चाहिए जो किसी और के पास ना हो, या बिल्कुल जो यूनिक हो, या जो जिससे वो मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो एक तो जो 16 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एकेडमी को मैं समझता हूँ अभी बंद कर देना चाहिए। मेरा इख्तियार हो तो मैं अगले मिनट में बंद कर दूँ, क्योंकि बच्चों को खेलने का टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को जो उनकी एकेडमिक्स है वो भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का जो 12 घंटे का पढ़ने का आजकल स्पैन चल रहा है, अगर आप किसी को भी पूछ लें तो वो कहेंगे जी मेरे बच्चे सुबह स्कूल और शाम को एकेडमी जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो स्कूल के फौरन बाद एकेडमी चले जाते हैं। 90% बच्चों की रूटीन है, तो ये बहुत बड़ी रूटीन है। अंडर 16 से ऑनवर्ड इसकी ज़रूरत है, जितनी भी ज़रूरत है, 10% है, 15 है, वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन 16 से नीचे इसको फौरी बंद करना चाहिए। ये इस हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस स्टेप के ऊपर गौर करे, इसका एनालिसिस करे, लोगों से राय ले, माहिर तालीम से राय ले, और इस स्टेप को अगर वो कर लेती है कि एकेडमीज को 16 के बच्चों के लिए कम कर दे, खत्म कर दे, तो ये एक्चुअली नहीं मुनीबा, ये इंडिया में अभी उन्होंने किया है। ये इंडिया तो देखें हमारा जो कि हमसाया मुल्क है, लेकिन इंडिया के स्कूल जो सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे जाते हैं ना वहाँ पे, गवर्नमेंट लेवल के एमएलए के वहाँ पे जाते हैं। एक उनकी जो दिल्ली है या एक जो उनका है ना इलाका, वहाँ पे स्कूल्स मॉडल स्कूल्स बने हैं। बाकी सारा इंडिया वैसा ही है जैसा पाकिस्तान है। तो बाकी आप उसको हमारे साथ बिल्कुल समझ लें, 19-20 का ही फर्क है, लेकिन वहाँ पे एकेडमी पे पाबंदी लगा दी गई है कि 16 से जो बच्चा कम है वो एकेडमी नहीं जाएगा, उनकी एकेडमीज हैं ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर फार्मूला है, आज बड़ा आसान हाल है। लेकिन फिर ये भी पॉइंट आता है साहब कि अगर माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, फिर वो कैसे बच्चे को पढ़ाएं? देखें, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी मिल गई है ना, ये बड़ी नेमत है आजकल, और बच्चा उससे खुद सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब इस वक्त हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इस दफ़ा आप पूछे ना तो गवर्नमेंट की एनरोलमेंट भी कम हुई है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी एनरोलमेंट भी बहुत कम हुई है स्कूल्स के अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, और वालिदैन ने खुद ये कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, खुद पढ़ाएं, खुद सपोर्ट करें, उनको ऑनलाइन एजुकेशन दें। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हम पिछले प्रोग्राम्स में भी ये जिक्र करते रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में चेंज आ जाएगी बहुत। तो आपको क्या लगता है अब्दुल रहमान, होम स्कूलिंग इज़ बेटर कि फिर वही बात? देखिए, आपके पेरेंट्स तो आपकी पहली दर्श का होता है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जो कुछ प्रोग्राम्स में आपके साथ कर चुका हूँ, उसमें हम पेरेंटिंग पे भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट कर चुके हैं कि पेरेंटिंग इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है। और मुझे बड़े भारी दिल के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, और हमें इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि आज के दौर में जो मौजूद पेरेंट्स हैं, मे बी इन देयर पास्ट दे डिड नॉट हैड दैट पेरेंटिंग एलिमेंट। बिल्कुल ऐसे। तो हमें अल्टीमेटली जब भी ट्रांजिशन करनी है, मैं अपने पॉइंट को दोबारा से पुट अप करूंगा, हमें मेक श्योर करना है कि हम मैसेज को एजुकेट करें, हम उस चीज़ को डिलीवर करें, लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं, डेवलप करें, और फिर उनके हाथ में हम वो चीज़, वो बाग दौड़ दें कि नाउ यू हैव गॉट द रेंज ऑफ योर किड्स एंड देयर फ्यूचर। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स इवन कंफ्यूज रहते हैं कि हमने एफएससी प्री मेडिकल कराना है या इंजीनियरिंग कराना है, हाउ कम दे विल बी एबल टू ग्रूम देम प्रॉपर्ली। सो ये भी एक सवाल है, और जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत जो चीज़ें हैं ना उसको देखना चाहिए, खासतौर पर एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर बनाना है। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और अजहर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। रज़ा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह
हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं अकेडमीज़ के थ्रू या फिर अकेडमीज़ के बग़ैर, उस पर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जनाब मुनीबा आसिफ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज हमने बात करनी है कि बड़े इंसान की ना बहुत सी खूबियाँ होती हैं, पाई जाती हैं उनके अंदर, लेकिन एक खूबी ऐसी है जो उसे सबसे मुनफरिद भी बनाती है और सबसे मुख्तलिफ भी बनाती है, और वो है उसका मिजाज या फिर उसका टेम्परामेंट। ऐसा टेम्परामेंट जो डगमगाता नहीं है। एक बड़े इंसान को चाहिए तो आप कैसी ही टफ़ या फिर हार्ड सिचुएशन में रख देना, वो कभी भी बेचैनी का इजहार नहीं करेगा। वो आराम और सुकून से उस बात पर पहले गौर करेगा कि इस सिचुएशन की वजूहात क्या हैं या इससे मैंने निकलना कैसे है। वो उन बातों पर ध्यान देगा, ना कि डिंडोरा पीटेगा कि भाई ये इसके साथ क्या हो गया है, भाई मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, या ये किसने मेरे साथ कर दिया। अमूमन हम देखते हैं कि जो लोग हैं ना, वो ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं और बहुत ही इम्मैच्योर हरकतें करते हैं, और ये एक छोटे इंसान की निशानी होती है। ऐसे इंसान को हमेशा निदामत का सामना करना पड़ता है। आप ख़ुद ये बात ज़रा गौर से सोचें कि क्या परेशान या फिर बेचैन होने से कभी किसी मुश्किल का हल निकला है? मेरा तो बिल्कुल भी नहीं निकला है, बल्कि उससे सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है जब हम एक चीज़ का हल नहीं निकाल पा रहे होते और उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो वो सल्यूशन ढूंढने की बजाय वो वर्स्ट होती जाती है सिचुएशन। ये हमारा असूल होना चाहिए कि हम हर वक्त काम स्टेट ऑफ माइंड में रहें। आई नो कि ये मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि इससे काम बनते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। आपका अपने हवास पर काबू रहना चाहिए। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मसले की जड़ तक पहुंच पाते हैं, वाज़े सोच पाते हैं, और नतीजतन आप जो भी फैसला करेंगे ना वो अक्ल की बुनियाद पर होगा, ना कि आपके जज्बात की बुनियाद पर। और याद रखना है कि इंसान की जो इम्पल्सिव नेचर है ना, इससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करवा सकती हैं, लेकिन एक मुतमईन शख्सियत कभी भी इम्पल्सिव नहीं हो सकता है। वो अपने जज्बात को बिखरने नहीं देता है, बल्कि उन पर काबू रखता है और उन्हें अपने मुताबिक ही तरतीब देता है। और जो माहिर नफ्सियात है ना, वो यही बताते हैं कि इससे उनकी जो अपनी शख्सियत है ना, वो बरकरार रहती है। उनका जो बिहेवियर होता है वो जज्बात के नहीं बल्कि अक्ल के ताबे रहता है। वो अपना पोटेंशियल मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाते हैं और हर परेशानी को अपनी मुकम्मल ताकत और अज़म के साथ जो है ना वो हल कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि अपनी शख्सियत में इतनी बड़ी और अहम खूबी हम लोग लाएं कैसे? कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस चीज़ का हल भी आपको अपनी ही ज़ात में मिलेगा। आपकी अपनी ज़ात में एक पूरी कायनात छुपी हुई है, जिसको ढूंढने की, जिसको एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत है। तो आप जितना हो सके अपने मुतल्लिक जाने, माइंडफुलनेस टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को हर किस्म की जो सूरत हाल है ना उसके लिए तैयार रखें। बार बार उस रवैये की प्रैक्टिस करें। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े दूसरों की मदद लें। यकीनन ये जो खूबी है ना हासिल हो जाएगी और कामयाब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक और राज आप लोग जान लेंगे कि किस तरह आपने कामयाबी हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए हर सिचुएशन में आपका ज़रूरी नहीं है कि आप इम्पल्सिव हो जाएं, आप जज्बाती होकर काम लें। बहुत से ऐसे सिचुएशंस, बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिसमें हम लोग इन चीज़ों को इन चीज़ों के बग़ैर टेंशन लिए भी उनको हल कर सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन वर्स्ट कब होती है? जब हम उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा जब उसके बारे में परेशान होते हैं, तो उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारे दिमाग में सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। और आपने कभी सोचा होगा कि जैसे ही वो मसला हल हो जाता है, वो चाहे हमारे लिए सही होता है या गलत होता है,
कुछ अरसे के बाद हमें वो जब याद आता है तो हमारे दिमाग में कुछ और सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं कि फ़लाँ टाइम पे जब मैं इस मुश्किल में था तो मैं ये भी कर सकता था, तो शायद मेरे लिए वो सिचुएशन बेहतर हो जाती, तो मैंने उस टाइम ये काम नहीं किया। क्योंकि उस टाइम हम लोग इतने ज़्यादा हाइपर होते हैं, इतने ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं उस सिचुएशन के बारे में, इम्पल्सिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि हमें और कुछ नज़र ही नहीं आता है। जो हमारे सामने भी हल पड़ा होता है हमें वो भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसलिए कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, बड़े ही काम माइंड के साथ, सुकून के साथ आपने पहले उसकी वजूहात जानी है, उसकी कॉजेज़ जानी है, फिर उसके ऊपर हल तलाश करना है। उसका ढिंडोरा नहीं पीटना कि मेरे साथ देखो ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, बल्कि उसको हल करने की कोशिश करनी है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ना कि लोगों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक बनना है और अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तो ये है कि जनाब जब आप अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो आप हर सिचुएशंस में से निकल भी आते हैं और परेशानी का हल भी ढूंढ लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जनाब एक आज सवाल है जो मैंने करना है कि क्या कम उम्री में स्कूल जाने वाले बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत है वो मुतासर होती है कि नहीं होती है, ये आप लोगों से सवाल है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने इसका जवाब ज़रूर ढूंढ के रखना है, क्योंकि दुनिया भर के नाम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें बच्चों को एक मखसूस उम्र से पहले स्कूल दाखिल नहीं करवाया जाता है और उनकी ज़हनी और जो जिस्मानी हेल्थ है उसके मुताबिक उन्हें स्कूल भेजा जाता है। जबकि हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कम उम्री में ही स्कूल दाखिल करवा दिया जाता है। और हमारे यहाँ बच्चे की स्कूल जाने की उम्र का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब बच्चा थोड़ी सी शरारतें करना शुरू हो जाए, इधर उधर भागना शुरू हो जाए या हल्का फुल्का बोलना शुरू हो जाए, तो माँ बाप जो पहले तो खैर से बच्चे की शरारतों के तख्लीकार होते हैं और फिर ख़ुद ही उनसे तंग आकर उन्हें स्कूल भेजने का फ़ैसला करते हैं। और फिर बच्चा 2.5 साल का है या 3 साल का है, बस फिर उसने भारी भरकम अपना स्कूल बैग लेना है और वो उसने स्कूल चले जाना है। तो खुदारा बच्चों से स्कूल और अपने सुकून के नाम पर उनकी मासूमियत ना छीने, क्योंकि हमने कभी ये गौर करने की ज़हमत ही नहीं की है कि कभी हमारे मुआशरे में इस पर बात ही नहीं हुई कि हमारे बच्चे को किस उम्र में स्कूल जाना चाहिए। तो आज हम अहम मौजू पर बात करेंगे कि कम उम्री में बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे एक तो खाना पीना किस तरह का देना चाहिए, दूसरा बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, उनसे उनकी मासूमियत नहीं छीननी चाहिए। तो आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन माओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल कराना है या जिन्होंने दाखिल करवा दिया है, तो उनकी अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए, किस तरह उनके लिए वो बेहतर क्राइटेरिया जो है ना वो बना सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए 2 गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रमशा शहजाद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। रमशा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ डॉक्टर एहसन सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर एहसन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। तो सबसे पहले डॉक्टर एहसन आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें साइंस क्या बताती है कि एक जो बच्चा है उस क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कब उसको स्कूल भेजना चाहिए। कोई कहता है जी 3 साल की उम्र में भेजना चाहिए, कोई कहता है 4 साल की, कोई कहता है 2.5 साल की उम्र में भेजना, जब बच्चा शरारतें करने या फिर बोलना शुरू हो जाए। तो साइंस हमें इस हवाले से क्या कहती है? आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारा सब कल्चर है उसमें यह होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, तो जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट हो तो जैसे आपने अभी रेफर किया उसको स्कूल भेज दें ताकि घर में टाइम उसका स्पेंड ना हो और बाहर कहीं ना कहीं एक्टिविटी चला जाए। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें ये बोलता है कि एटलीस्ट 4.5 ईयर्स के बाद उसको स्कूल भेजा जाए, क्योंकि उसकी जो मदर की नर्चरिंग है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्राइमरी केयर गिवर होती है मदर। अब उसमें क्या होता है कि उनके टाइम बहुत क्रूशियल होता है, बच्चे की भी स्पीच डेवलप नहीं होती और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसको रेफर कर देती हैं स्कूल में। और स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंडोर हैं सारी, देयर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटी इन जेनेरिक। ज़्यादातर स्कूल्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, इवन प्राइवेट स्कूल्स में। तो 4.5 ईयर्स और 5 ईयर्स
ये बीच में एक ब्रैकेट होता है, इसमें स्कूल भेजना चाहिए। उस वक्त तक घर में पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेंगी बच्चे को मेंटली कैपेबल करने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए। नहीं तो जो बच्चे पहले स्कूल चले जाते हैं, जैसे बहुत से बच्चे 2.5 साल की भी उम्र में जो जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं, वो 2.5 ईयर की भी उम्र में चले जाते हैं। फिर कुछ माएँ जो है वो बच्चों को 3 साल की उम्र में तो अब तो करवा ही देती हैं। वो कहते हैं 4 साल का बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए उनको 3 साल की उम्र में करवा दें ताकि वो वहाँ पर जाके बैठे, उसे बैठना आए, उसको दोस्त बनाने आए। तो जब 3 साल की उम्र में करा रहे हैं तो फिर वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्या होता है बच्चे को? बहुत एक वेल नोन क्वेश्चन है। मेरे पास जितने पेरेंट्स क्लाइंट्स आते हैं वो मुझसे यही सवाल करते हैं। मेरे पास इतने ज़्यादा बच्चे एकेडमिक इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, उसकी रीज़न ही यही है। बच्चा 2 साल के बाद प्रेशर फील करना शुरू कर देता है। exactly. उसका बैग उसके वेट से ज़्यादा होता है और वो 8 to 9 कोर्सेज पढ़ा होता है और इवन 6-7 कोर्सेज। बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, बच्चे के लिए ज़रूरी लैंग्वेज है, उसके साथ उसके पेरेंट्स का टाइम स्पेंड करना है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करना है, उसको जो उसकी जो पूरे दिन की एक्टिविटी है, जो उसको छोटी छोटी नीड्स हैं वो कौन पूरी करेगा? वो स्कूल पूरी नहीं कर सकता, वो मदर पूरी करती हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता तो दे सेंड देयर किड टू स्कूल ताकि वो 8 से 2 वाला काम, मदर्स भी जो वर्किंग है वो 8 से 2 पक्का फिक्स टाइम होता है उनका कि वो स्कूल भेजेंगी। अच्छा, एग्रेसिव टेंडेंसीज बहुत कॉमन है बच्चों में आती हैं। सेपरेशन एंजाइटी डेवलप होती है बच्चों में, और उसके अलावा बच्चे नर्वस फील करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स बाद में डेवलप हो जाते हैं लेटर एज में जाके। अब क्या होता है, जब एंजाइटी उस बच्चे को होगी तो फिर हर काम करते हुए वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। छोटे बच्चों में भी एंजाइटी पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि ये एक थॉट पैटर्न होता है। अच्छा। आप बच्चा प्रेशर नहीं फील करना चाहता टिल द एज ऑफ 5। वो नर्चरिंग फील करना चाहता है, वो प्यार मांगता है, वो पेरेंट्स का टाइम मांगता है। तो इसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? बच्चे के किस तरह की बिहेवियर इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जनाब इसको स्ट्रेस हो रहा है या इसको आपके प्यार की ज़रूरत है, नर्चरिंग की ज़रूरत है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अब रमशा की तरफ जाना चाहूँगी। रमशा, अगर कम उम्री में हम बच्चों को भेज रहे हैं, 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, और जिस तरह ऐसा ने कहा कि 4.5 साल की उम्र में हमें भेजना चाहिए बच्चों को, जो अप्रोप्रिएट टाइम है उनके लिए, तो क्या किस तरह की डाइट हमें बच्चों को फिर देनी चाहिए? एक तो उनकी ग्रोइंग एज में भी उनकी मदद करे, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो रही और वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो अपनी डाइट के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से है कि जब हम बहुत अर्ली एज में बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ ये फैक्टर होता है कि अगर बच्चे बोलना शुरू हो गए हैं, हमें वैसे हेल्दी लग रहे हैं तो हमें लगता है कि बस बच्चा रेडी है स्कूल जाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में हमें उसको फिज़िकली भी, उसकी हेल्थ को भी माइंड में रखना होता है कि बच्चे की ग्रोथ, उसकी हाइट, उसका बॉडी वेट इस अकॉर्डिंग है, कहीं वो मेल नरिशमेंट की साइड पे तो नहीं जा रहा। बिकॉज हमने बच्चे को उस आने वाले बर्डन के लिए प्रिपेयर करना है जो उसको स्कूल की तरफ से, स्टडीज़ की तरफ से मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये माइंड में रखना कि हम बच्चे को ऐसी वेल एडिक्वेट और प्रॉपर डाइट दें, बैलेंस डाइट दें जिससे उसकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो मेल नरिश भी ना हो, और इसके साथ साथ उसकी फूड चॉइसेस को भी माइंड में रखें ताकि जब वो स्कूल जाए तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे मूड के साथ जाए। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा तो वो वहाँ बैठ के फोकस कर सकेगा, उसकी कंसंट्रेशन होगी अपने काम के ऊपर। सो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए उसकी डाइट को मदर्स को चाहिए कि प्लान करें, उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट दें, लंच उसका घर से प्रिपेयर करके भेजें ताकि बच्चा अपनी सारी एक्टिविटी स्कूल में प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, जिसकी वजह से हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। ये नहीं कि उसकी डाइट में ही मेजर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो ताकि वो बच्चा वहाँ पर प्रॉपर्ली परफॉर्म ही ना कर सके। अच्छा, लेकिन कौन कौन सी डाइट्स दे सकते हैं? हमारे यहाँ पे जिस तरह वर्किंग वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं कि टाइम नहीं होता माओं के पास, इसलिए उन्हें वो बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं। तो टाइम ना होने की वजह से अब हम बच्चों को जो लंच बॉक्स में रेडी टू कुक जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स होती हैं, हम वो ही दे रहे होते हैं उन्हें। वो देनी चाहिए इस एज में जब बच्चों की फिज़िकली भी ग्रोथ हो रही है और मेंटली भी उनकी डेवलपमेंट हो रही है। लेस देन 5 इयर्स, जैसे कि डॉक्टर एहसन ने बात की है कि अभी तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ की एज होती है, ठीक है, उनकी ऑर्गन्स डेवलपमेंट होती हैं। साथ साथ ये नहीं होता सिर्फ बच्चा पैदा हो गया तो बस वहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया, उसको तो थ्रू आउट प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। इवन एडल्ट्स को भी चाहिए। तो बच्चे जो इतने छोटे हैं जिन्होंने अभी उनकी बोन्स की ग्रोथ होनी है, प्रॉपर हाइट उनकी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ माइंड में ये रखें कि बच्चे जंक फूड डिमांड कर रहे हैं, हमने उनको जंक फूड दे दिया कि बस बच्चे खुश हैं, आराम
से बैठ के वो खा रहे हैं, मदर्स भी सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है बच्चा जंक फूड कम ख़त्म करके आ गया लंच से, बस हमारी काम ख़त्म हो गया। जबकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मदर्स को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है अपना। जितनी मर्जी उनका बिजी स्केजुअल है, उनको चाहिए वो ऐसी चीज़ें बच्चों को लंच में दें जो कम टाइम लें प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल आप उनको चिकन मैरिनेट करके रख दो, आप उनको सिर्फ सुबह उसको थोड़ा सा ग्रिल करें या फ्राई करें और आप उनको वो लंच में दे दें, बजाय इसके कि आप उनको बाहर से रेडी टू कुक आइटम्स ला के दे रहे हैं। उसमें आपको नहीं पता क्या चीज़ डली हुई है, क्या नहीं डला हुआ, क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो आपके बच्चे की रिक्वायर्ड है उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वो चीज़ें तो हमें नहीं पता, हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं उस चीज़ में। सो जो खाना आप घर से प्रिपेयर करके दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इवन एक फ्रूट ही कट करके अपने बच्चे को दे दो, उसमें तो बिल्कुल फ्यू सेकंड्स लगेंगे ना। या आप उसको कोई ऐसे जूस अगर बच्चे डिमांड करते हैं, हम उनको घर से दो, घर से बना के उनकी वाटर बॉटल में डाल दो, बजाय से कि आप बाजार से लेके। एक तो वो ऑब्वियसली आपको अफोर्ड करना भी हर पेरेंट के लिए ईजी तो नहीं होता कि आप भाई से जंक फूड, बेकरी आइटम्स ये सब बच्चों को दे रहे हो, और वो फिर एट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की डाइट शुरू से ही न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है। वो आगे जाके फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग और डिफरेंट मेल नरिशमेंट के जो डिजीजेज हैं, इश्यूज हैं, उसकी तरफ चला जाता है। सही है। अच्छा, यही चीज़ मैं आपसे भी डॉक्टर एहसन पूछना चाहूँगी कि जब न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होते हैं हमारे बच्चे होते हैं, तो साइकोलॉजिकली उनके अंदर क्या क्या कह लें कि डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं, या अगर वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो किस तरह की बिहेवियर्स वो शो कर रहे होते हैं, जिससे माँ या जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता चल जाए कि अच्छा ये बच्चा जो है ना अब थोड़ा सा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है। डाइट इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि बच्चा स्टिग्मेटाइजेशन फील करता है अगर बच्चा ओबीज हो जाएगा। पहला सोसाइटी उसको, उसका स्कूल ही, उसके क्लासमेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, साइकोलॉजिकल उसमें क्या फोरकास्ट हो सकती है, वही हो सकती है कि बच्चा जब स्ट्रेस में आता है तो वो आइसोलेटेड हो जाता है पेरेंट्स। फंडामेंटल चीज़ है, वो पेरेंट्स को अपनी नीड्स नहीं बताता, वो क्वाइट रहना शुरू कर देगा। अच्छा। वो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसको पर्सनैलिटी इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा मैनिक एपिसोड्स की तरफ चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो फिर कमांड फॉलो बच्चा पेरेंट्स से नहीं करेगा। इसी वजह से हमारा जो क्रिएटिविटी, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, वो हमारी क्रिएटिविटी को, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा क्रिएटिविटी को हैंडल करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। वो फिर उसमें बच्चे लैग करते हैं बाद में जाके। 2-4 साल के बाद पता चलता है कि बच्चा क्रिएटिव नहीं रहा, वो सिर्फ रटा मारता है और वो सिर्फ जो बताते हैं सिर्फ वो कर सकता है, वो इनकेपेबल हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशनल पूरी उसको वैल्यू नहीं मिल रही होती, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो सेल्स हैं उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट 2-4 साल बाद पेरेंट्स को नजर आता है। एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, किसी 1-2 कोर्सेज में बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आएगा, खासतौर पे मैथमेटिक्स है, बाद में जाके कन्वर्ट हो जाती है फिजिक्स में, टेक्निकल चीज़ों में, केमिस्ट्री बाद में जो आती है, तो वो बचपन का इम्पैक्ट बाद तक रहता है बच्चे के। उनके ब्रेन 7 ईयर्स तक, और जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया है फ्रंटल लोब का, वो 7 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, आप बच्चे को जितनी लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं वो टिल 7 ईयर्स तक सिखा दें, बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ। अच्छा, ओके। तो वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, वो भी इफेक्ट उसका बाद में नजर आता है, कुछ ईयर्स के बाद। ठीक है, अगर इमीडिएटली ना भी नजर आए। अदरवाइज फिर स्कूल आपको बोलता है रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, हो सकता है कि अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो जनरली वो इतने पेरेंट्स बच्चे को नहीं बताते, लेकिन कि रिजल्ट्स में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन पेरेंट्स को नज़र आना शुरू होता है। बच्चा कजन्स के साथ नहीं खेलता, बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता नहीं है, बच्चा का कोई स्किल डेवलप नहीं होता, किसी स्पोर्ट्स में वो मास्टरी हासिल नहीं करता, क्योंकि स्पोर्ट्स का बहुत गहरा कनेक्शन होता है ब्रेन सेल्स के साथ। तो मदर्स को और पेरेंट्स को ऑल राउंड देखना पड़ता है बच्चे को, स्कूल सारी हमारी नीड्स पूरी नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम है हमारे बच्चों का जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारे बच्चों में किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं? स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज़म बहुत कॉमन हो रहा है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो रहा है। इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिन बच्चों को है वो इन्हेंस हो जाती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज डिलेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों में। मेरे पास केसेस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बस टाइम नहीं होता है कि उन केसेस को एड्रेस किया जाए, जो कि ये 20 साल पहले नहीं थे। रिपोर्ट भी कम होते थे और डिसऑर्डर्स भी नहीं थे। ये पिछले जो 2 डेकेड्स हैं इसमें डेवलप हुए हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। इसकी मेन कॉज ये है पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, उन्होंने बच्चे को खाना खिलाना है तो वो स्क्रीन के सामने बिठा देंगे, या टीवी के सामने बिठा देंगे, या मोबाइल हाथ में होगा, टैबलेट हाथ में होगा। अब उसमें जो हमारा फ्रंटल लोब होता है
वो हेम्पर होता है, क्योंकि रेज निकलती हैं उसमें वाइट लाइट से बनती है हमारी मोबाइल की लाइट, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करती है क्रिएटिविटी को, जब बच्चे और स्पीच के एरिया को। कमांड फॉलो गई, सिटिंग स्पैन कम हो जाएगा, इमिटेशन कम हो जाएगी बच्चे के रिजल्ट्स ऑल ऑफ अ सडन स्कूल में ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, बच्चा एंटायर सोशल हो जाएगा। लेकिन हमारे तो घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 1-2 साल के भी, उनके आगे भी हम लोग फ़ोन रख देते हैं, टैबलेट्स रख देते हैं, और वो इतने मज़े से टीवी भी देख रहे होते हैं, मतलब बैठ के आराम से टीवी देख रहे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी है और उसकी अटेंशन उस साइड पे ज़्यादा होती है। अब बिल्कुल उसमें ये होता है कि वो क्योंकि कैच कर लेता है बच्चा, वो आर्टिफिशियल चीज़ें बनी होती हैं तो बच्चा उनको कैच करता है, बच्चा क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर वक्त मांग रहा होता है, बच्चे का न्यूरल एक्टिविटी बहुत तेज़ होती है हमारे से। अब उसमें क्या होता है कि जब वो एक्टिविटी बहुत तेज़ होती है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर वक्त मांगता है पेरेंट्स से। पेरेंट्स घर पे अवेलेबल नहीं है, जो वर्किंग वुमेन है उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, वो तो सुबह होती नहीं है, मेड्स के पास बच्चा है या किसी और केयर गिवर के पास बच्चा है, तो उसमें वो फिर स्क्रीन के साथ बिजी रहते हैं। आउटडोर एक्टिविटी गई, टाइम की यूटिलाइजेशन गई, स्क्रीन टाइम आ गया, बच्चे का कुछ पता ही नहीं है, वो रील्स देख रहा है, बच्चा कार्टून देख रहा है, हाँ एग्जैक्टली, वो कंटेंट भी किस तरह का अब्जॉर्ब कर रहा है ये भी नहीं पता होता पेरेंट्स को। अच्छा, दूसरा रमशा जी बताएं कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, एक तो बैलेंस डाइट तो लेनी है उसने, पेरेंट्स ने उसको देनी है या खासतौर पर माओ ने उसको देनी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बड़े क्रैंकी से होते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता खाने का, या अगर सुबह स्कूल भी जा रहे हैं तो वो नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं, लंच में भी बस कहते हैं कि हमें बाहर की चीज़ें दे दें। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि इजी चीज़ें माओ के लिए, कि ये वाली चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए आपके बच्चे की डाइट के अंदर जो आपने उनको देनी है, बाकी बैलेंस डाइट बाद में बंदा कर लेता है पूरा? ठीक है, इसमें इस तरह से है कि वो बच्चे जो बहुत सिलेक्टिव फूड आइटम्स लेते हैं, एक तो उसमें भी कहीं ना कहीं मदर्स को ही हम ब्लेम करेंगे, बिकॉज अगर आपने डे 1 से बच्चे की डाइट में सारे फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए तो उसमें बच्चे का कसूर नहीं है। अगर आपने उसको शुरू से ही फ्राइड आइटम्स पे डाला है, नगेट्स पे डाला है, तो वो तो वही लेगा। अब फिर मदर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करें बच्चे की डाइट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सारे फूड ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा वैसे फ्रूट नहीं कंज्यूम करता, ठीक है, आप उसको मिल्कशेक की फॉर्म में दे दो। फॉर एग्जांपल, अगर वो खजूर नहीं खा रहा, आप बनाना का शेक बना रहे, आप उसमें 1 से 2 खजूरें ऐड कर दो, आप मिक्स करके ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के दो कि बच्चे को पता भी ना लगे कि आपने वो चीज़ दी है और उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं। अगर आपके बच्चे को नगेट्स बहुत पसंद है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर से ही लाने हैं और वो उसको बना कर देने हैं, आप घर में उसको बना लो, रेसिपीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप जो घर में बनाओगे आपको पता है कि वो कितना साफ़ आपने बनाया, उसको क्या कंटेंट आपने उसमें डाला चीज़ों का। तो उस तरह से ये कि आपको पता होगा कि आपका बच्चा जो कैलोरी इंटेक है उसके साथ साथ उसकी न्यूट्रिएंट इंटेक भी उतनी ही अच्छी है। ये नहीं है कि सिर्फ उसकी कैलोरी इंटेक है और वो एड इन सिर्फ उसका वेट गेन करवा रहा है, तो वो हेल्दी वेट गेन नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी इंटेक है उसकी। बाद में पता लगता है बच्चा हमें बज़ाहिर बहुत हेल्दी लग रहा होता है, लेकिन बाद में हम कहते हैं उसकी हाइट नहीं बढ़ रही या बच्चा बहुत पेल है। जब हमारे पास आते हैं बच्चे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स का बच्चा भी आता है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें से बहुत कॉमन अगर मैं बात करूँ तो आयरन डेफिशिएंसी है। अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चा अपनी क्लास में उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जबकि हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं बच्चे को, होमवर्क बच्चा करके जा रहा है, बट ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, पेल है बच्चा, बहुत लेथार्जिक फील करता है, ये सब आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल बहुत छोटे बच्चों को क्लासेस यूज़ करनी पड़ती हैं बिकॉज उनकी आईसाइट का इशू आ रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है। सो ये सब चीज़ें हमने बच्चे को डाइट से ही पूरी करनी है। तो ये किन किन चीज़ों में ये जो कंपोनेंट्स आप बता रही हैं ये मिल सकते हैं इजीली उन इंग्रेडिएंट्स में या उन चीज़ों में, और जो बच्चों को इनटेक करा सके? बच्चों के लिए एक तो मैं सबसे पहले कहूँगी फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। फ्रूट्स में जैसे कि बेरीज हैं, आप वो बच्चों को दें, केला दें, पोटेशियम रिच है, वो उनके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करता है, बच्चे ज़्यादा फोकस रहेंगे, कंसंट्रेशन उनकी अच्छी होगी। इसके अलावा नट्स बहुत अच्छे हैं ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नट्स में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एलमंड्स बहुत अच्छे हैं, वॉलनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बच्चे खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स लें क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है डे 1 से। जो बच्चे कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक जिनका अच्छा नहीं होता, उनकी हाइट
उतनी अच्छी नहीं होती, बोन्स बहुत वीक रहती हैं, बोन्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये एक चीज़ है रमशा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, हमें लगता है कि उसको अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है या उसको कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो दूध का इंटेक नहीं भी कर रहा तो ठीक है, वो अगर बाकी चीज़ें खा रहा है तो ओके है, हम दूध के ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं करते हैं। लेकिन कितने साल तक बच्चे के लिए दूध पीना ज़रूरी होता है? अच्छा, दूध पीना सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी बड़ों नहीं के है। लिए हाँ, भी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चा 10 साल का हो गया, 6 साल का हो गया तो इनफ है कि उसने दूध लेकिन उसका की इंटेक कितना कंजम्पशन हो करना गई चाहिए? है। उस बच्चों को तो कम से कम 2 ग्लास तो दिन में वो आराम से दूध पिएं। छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली फीडर बार बार आप उनको 3 घंटे बाद भी देते हो, क्योंकि वही अगेन मैं वही पॉइंट रिपीट करूँगी कि उनकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर क्या होता है, रिकेट्स और दूसरी डिजीजेस बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। और मिल्क के इंटेक की बात जहाँ तक है, उसका एक इशू ये भी होता है कि मदर्स जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बच्चों को खुद से फीड नहीं करवा रही होती डे 1 से। अब उसमें यह होता है, आप फार्मूला मिल्क अपने बच्चों को दे रहे हो, फार्मूला मिल्क बच्चों को वैसे वेट गेन करवा देता है, लेकिन जो एक प्रॉपर मिल्क एक कंप्लीट मील है, उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से बच्चे को फार्मूला मिल्क से नहीं मिल रहे। तो अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट है तो फिर उसको बाकी दूसरी डाइट से आपको सारे एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। अदरवाइज आप अगर वो, या कुछ बच्चों में इश्यूज़ ये आते हैं कि उनको मिल्क का फ्लेवर पसंद नहीं होता, टेस्ट नहीं पसंद होता, वो कंप्लेन करते हैं कि स्मेल आ रही है। सो अगेन आप उसमें अब जैसे डिफरेंट पाउडर्स मिलते हैं, आप वो ऐड कर दो सिर्फ उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए। माइनर से क्वांटिटी में आप डाल दो कि बच्चा उसको एक्सेप्ट भी कर ले और इन्जॉय करके पिए। ये नहीं कि हम फोर्सफुली उसको पिलाएं, फोर्सफुली भी जो चीज़ हम बच्चे को देंगे उसका बच्चे के ऊपर उस तरह से वो इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर एहसन, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा बच्चे हुए हैं आजकल, इसकी क्या वजह है और किस तरह उनको काम डाउन कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक उसकी वजह है, कॉज है, और एक उसकी मैनेजमेंट है। अच्छा, कॉज तो मैंने आपको बताया, स्क्रीन टाइम है, पेरेंट्स का टाइम देना ठीक नहीं, है, आउटडोर एक्टिविटी का ना होना है, ओके, डाइट में लैप्सेस होना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी ना मिलना है। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अगर वो उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अब आती है मैनेजमेंट की बात। आपने हाइपर एक्टिव बच्चे को मैनेज करना होता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी चैनलाइज करनी है। वो किस तरह से करनी है? उसकी फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करके, उसकी डाइट बूस्ट करके, उसको सोशलाइजेशन करा के, उसको बाहर एक्सपोजर दिला के, उसके घर का कमरा ऐसा डिकॉर करके विदाउट स्क्रीन्स कि वो बच्चा अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करे उस पर। और बच्चा जब जो एक्टिविटी मांगे वो पेरेंट्स ने हर वक्त नहीं देनी। पेरेंट्स इंसेंटिव रखें, आप बेटा ये काम करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। बच्चे का टाइम टेबल बनाए, बच्चे का स्केड्यूल बनाए, बच्चे को अपने ओन पे नहीं छोड़े, और बच्चे को फ्री टाइम भी दें, और लेकिन उस पर नज़र रखें बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे के 24 आवर्स की रूटीन पेरेंट्स के हाथ में है। अब पेरेंट्स बिजी हैं, मेरा मसला नहीं है, वो पेरेंट्स का अपना मसला है। अब क्या होता है, बच्चे जब लेके आते हैं तो वो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं भेजना होता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपना मी टाइम एंजॉय करना है, पेरेंट्स को अपनी ड्यूटीज़ करनी है, पेरेंट्स को अपनी जॉब्स करनी है। पेरेंट्स घर में, जॉइंट फैमिलीज में घर में बहुत बिजी होते हैं। इसमें बच्चा नुकसानदेह होता है, बच्चे की अब फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट होता है। हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा कोई काम सही तरह नहीं कर सकता, उसकी परफॉर्मेंस हैपर होगी, उसमें एग्रेसिव टेंडेंसीज आ जाएंगी, एग्रेसिव टेंडेंसी भी आती है। और दूसरा, अगर इस तरह की कोई हरकत भी कर देता है बच्चा तो फिर उसको डांटा भी जाता है, या कभी कभार उसको मार दिया भी जाता है, थप्पड़ शप्पड़ क्लैप, वो स्लैप मार दिया उसको। तो ये चीज़ क्या करनी चाहिए, और वो भी जब ग्रोइंग एज में बच्चा होता है? बच्चे को अगर आप 7 ईयर्स तक कोई थप्पड़ मार देंगे, बच्चा बाद में उसका बदला लेता है। अच्छा, इमोशनली अपने पेरेंट्स, वो बेशक मारता नहीं फिजिकली, वो इमोशनली बदला लेता है, बच्चे के माइंड में रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, ओके। बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पैरामीटर्स उसके बच्चा भुला नहीं सकता। ओके, वो उसके हॉलमार्क फीचर्स बन जाते हैं। बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मारता है या उसे फिजिकली हार्म करता है, या बच्चे में शाउटिंग करते हैं, बच्चा अपने अंदर बदला लेने की एक कैपेसिटी रखता है। ओके, वो अपने अंदर रख लेगा, वो आप लोगों से नहीं शेयर करेगा पेरेंट्स से। अच्छा। वो 20 साल के बाद आपको बताएगा, 14 साल 15 साल टीनेज में, लेटर टीनेज में जाके वो सिम्टम शो करेगा। बच्चा तो हमारी आजकल बहुत कंप्लेन है, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। हाँ। बच्चा 16 साल के मैट्रिक में अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी से घर आता है, हमें कुछ बताता नहीं है घर पे, और जब भी बाहर होता है तो हमें भी कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। हाँ। और क्योंकि पहले 20 साल पहले क्या होता था, 15 साल पहले क्या होता था कि वो बताते थे, कम्युनिकेशन गैप नहीं था, लेकिन पेरेंट्स नहीं सुनते थे। पेरेंट्स नहीं सुनते थे। अब कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इशू आता है।
अब जब बच्चा हाइपर एक्टिव होता है तो वो परफॉर्मेंस एकेडमिकली उसकी वीक हो जाएगी, अटेंशन स्पैन उसका काम हो जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट सही तरह नहीं होगी। और जब ये सारे सिम्टम्स शो होंगे तो उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करना है। उसमें क्या होता है कि हमारा डोपामिन लेवल रेज होता है जो हिट करता है सेरोटोनिन लेवल को, उससे बच्चा प्लेजर फील करता है, हैप्पी हार्मोन जो है ना, हाँ बिल्कुल हैप्पी हार्मोन, उसमें बच्चा सेटिस्फाइड फील करता है, उसमें बच्चा फिर आपको तंग नहीं करेगा। आप स्क्रीन रख देंगे, बच्चा आप वही एग्रेशन आप लोगों पे निकालेगा, पेरेंट्स में निकालेगा, अपने सिबलिंग्स, कजन्स, फैमिली मेंबर्स पे निकालेगा, और फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि क्या वजह होगी, कि क्या वजह होगी, हम तो कुछ भी नहीं इसको सिखा रहे हैं, हमारे घर में एग्रेशन नहीं होता या लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। तो वो जो स्क्रीन आप दे रहे होते हैं ना, उसके अंदर से जो बच्चे हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें। तो लास्टली आप दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले रमशा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को, वो आपका डिसीजन है आप किस एज में स्कूल भेजते हो, लेकिन जो आपका अपना रोल प्ले करना है, आपने वो मदर्स अपना रोल प्ले करें, उनको नाश्ता ज़रूर करवा के स्कूल भेजें। अगर नाश्ता नहीं करवाएंगे आपके बच्चे का पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टार्ट ही दिन का अच्छा नहीं हुआ। सो इस चीज़ पे ज़रूर थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करें और बच्चे को डाइट का ख्याल जरूर अच्छी डाइट दें। ऐसे ना आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का प्लीज़ स्केड्यूल बनाएं, उसकी 24 आवर्स की बच्चों की रूटीन मैनेज करें, डाइट अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, सोशल सर्कल बच्चे का बढ़ाएं, स्क्रीन टाइम बंद करें, स्क्रीन टाइम बंद कर दें, और बाकी सारी चीज़ों पे अमल दरामद आपने करना है। रमशा शहजाद और डॉक्टर एहसन सलीम हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।